राज सुंदर और उसकी पत्नी कविता मुंबई शहर में रहते थे। राज सुंदर मुंबई में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कहने के लिए तो उनके पास पैसा, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। वो हमेशा बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि उनकी शादी हुए बहुत साल गुजर चुके थे। मुंबई में ऐसी कोई मंदिर नहीं थी जहाँ कविता नहीं पहुँची थी। वो सारे मंदिर चली जाती थी और हर देवी देवताओं को पूछती रहती थी कि उसके घर में भी एक छोटी सी जान आ जाए और उसकी गोद भर जाए। राज सुंदर और कविता की शादी हुए 8 साल गुजर चुके थे और अब जाकर उनकी मन्नत पूरी भी हो गई थी। उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी बेटी होती है जिसका नाम उन लोगों ने नक्षत्रा रखा था। दोनों माता पिता अपनी बेटी नक्षत्रा से बहुत ही प्यार करते थे, उसको बहुत ही लाड दिया करते थे। जो वो मांगती थी उसको फौरन ही किया करते थे। देखते ही देखते नक्षत्रा 5 साल की हो जाती है। राज सुंदर ऊटी जाने का प्लान बना लेता है और अपने परिवार को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मम्मी मम्मी मुझे चिप्स चाहिए। अरे मेरी बच्ची, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए कविता वहाँ से कुछ ही दूर पे एक दुकान था, वहाँ चली जाती है ताकि अपनी बेटी के लिए वो चिप्स खरीद सके। इतने में सुंदरराज के पास एक आदमी भागा भागा चला आता है और कहता है कि सुंदरराज को रेलवे टीसी बुला रहा है। राज सुंदर ने सोचा कि अगर वो भी उस आदमी के साथ चला जाएगा तो उसकी छोटी सी बच्ची वहाँ अकेली रह जाएगी, लेकिन फिर उसको लगा कि कविता बहुत जल्दी ही उसके पास पहुँच जाएगी। ये सोचकर वो आदमी के साथ जाने लगा। वो आदमी बहुत जल्दी कर रहा था और राज सुंदर को लेकर वो भागने लगा। ऐसे ही दोनों मिलकर भाग रहे थे कि अचानक ही वो आदमी बहुत ही तेज रफ्तार में भागकर कहीं छिप जाता है। अब राज तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। दोबारा घबराता हुआ अपनी पत्नी और बेटी के पास आ जाता है। वहां पहुंचने के बाद राज सुंदर ने देखा कि वहां तो सिर्फ उसकी पत्नी कविता खड़ी है। उसे अपनी बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी। कविता, हमारी बच्ची कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो समझ रही थी कि नक्षत्रा को आप अपने साथ लेकर गए हैं। मुझे तो एक आदमी ने बुलाया था और मैं उसके पीछे जाने लगा तो वो अचानक से ही बहुत तेज रफ्तार में भाग निकला। मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे शक होने लगा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हे भगवान, मेरी नक्षत्रा, मेरी बच्ची पता नहीं किधर चली गई है। आप जाइए जल्दी से और मेरी छोटी सी नक्षत्रा को ढूंढकर मेरे पास लेकर आइए। बहुत ही घबराते हुए उन लोगों ने पूरा रेलवे स्टेशन ढूंढ लिया था, लेकिन उनकी छोटी सी बच्ची उनको कहीं नहीं मिली थी, जिससे वो लोग वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर देते हैं। सारे लोग यही कहने लगे कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की है, ऐसे लापरवाही से छोड़ देना ये उनके माँ बाप की ही गलती है। ये सारी बातें सुन सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। सारी जगह उन लोगों ने ढूंढ ली थी, लेकिन उनको उनकी छोटी सी बच्ची कहीं नहीं मिली। वो लोग बहुत ही दुखी होकर वापस अपने गांव यानी कि मुंबई पहुंच जाते हैं। इधर नक्षत्रा, जो कि बहुत ही छोटी और मासूम सी बच्ची, कुछ गुंडों ने उसका किडनैप कर लिया था और उस मासूम सी बच्ची से उन गुंडों ने भीख मंगवानी शुरू कर दी थी, जिससे वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई थी। जैसा वो लोग कहते थे उन लोगों का काम वो वैसे ही किया करती थी। छोटी सी नक्षत्रा का पूरा बचपन ऐसे ही बहुत दुखों में गुजरने लगा। अचानक ही उस मासूम सी बच्ची की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। माता पिता के प्यार से वो बहुत दूर हो चुकी थी। उसको लाड प्यार देने वाला या फिर उसका ख्याल रखने वाला उसके पास कोई नहीं था। सारे लोग उसको हमेशा गालियां या फिर झिड़कियां ही दिया करते थे। वो बेचारी मासूम इन सारी बातों से भी अनजान थी। अरे बेटी, तुम कौन हो और तुम
इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो लोग मुझे कहीं भेजने वाले हैं। वो लोग बहुत गंदे हैं। तुम डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ये लोग मुझे बहुत सालों पहले लेकर आए थे, जब मैं बहुत छोटी सी थी, और तब से लेकर इन लोगों ने मुझे भीख मांगने की आदत करवाई थी। मेरे साथ इन लोगों के पास और बहुत सारे बच्चे हैं। सारे लोगों को भीख मांगने के लिए ही कहते हैं। और मुझसे जो भी बड़ी दीदियां रहती थी, ये लोग उन सारी दीदियों को कहीं न कहीं भेजा करते थे और उन लोगों से गंदे गंदे काम करवाया करते थे। वो लोग अब मुझे भी ऐसी ही कोई गंदी जगह भेजने वाले हैं। उन लोगों को बातें करते हुए मैंने सुन लिया था और मुझे बहुत डर लगने लगा, और इसीलिए मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, फिर तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? तुम चलोगी ना मेरे साथ? नहीं, क्योंकि पुलिस में भी उनके बहुत सारे लोग काम करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ठीक है, तुम डरो मत। तुम मेरे साथ हमारे गांव चलोगी? मेरा घर मुंबई में है और मेरे घर में मेरी 2 बेटियां भी रहती हैं। मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सब सिखाऊंगी। उन दोनों बेटियों के साथ तुम भी मेरी बेटी बनकर रह जाना, ठीक है? मैं स्कूल की टीचर हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सकती हूँ। और तो और तुम मुझे माँ कहकर भी बुला सकती हो। समझ रही हो ना? नक्षत्रा के अंदर हाँ कहने की भी हिम्मत नहीं थी, जिससे वो उस टीचर को कुछ नहीं कह पाई थी और वो चुपचाप ऐसी ही खड़ी रही। लेकिन वो टीचर नक्षत्रा को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। जब नक्षत्रा ऊटी में थी, तब उन गुंडों ने नक्षत्रा का नाम मोना रखा था, लेकिन उसके नए माता पिता ने उसका नाम तारा रखा था। वो सारे लोग उसको तारा के नाम से बुलाया करते थे। अरे तारा बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सारे काम करने के लिए घर में नौकर है ना। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेटी हो ना। तुम मन लगाकर खूब पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ बेटी तारा, तुम मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना और कोई अच्छी सी जॉब करना, ठीक है? बचपन में नक्षत्रा को जो जिंदगी नहीं मिली थी, वो जिंदगी उसको अब दोबारा मिल चुकी है। उसके माता पिता थे और उसके नए माता पिता ने नक्षत्रा को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। देखते ही देखते नक्षत्रा ने भी डिग्री पूरी कर ली थी। पढ़ाई करने के बाद नक्षत्रा एक कार शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम भी करने लगी। अरे विष्णु, क्या तूने उसको देखा? अरे यार, किसको? अरे वही लड़की, देखना वहां शोरूम के अंदर जा रही है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया यार। तू तो लड़कियों को देखता तक नहीं है। अब ये क्या नया ड्रामा चला रहा है यार? हाँ यार विष्णु, इतनी लड़कियों को देखा मैंने, लेकिन कभी ऐसी फीलिंग पहले मुझे नहीं हुई थी। जैसे कि इस लड़की को देखते ही कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है। सच कहता हूँ यार, अगर वो लड़की हाँ कह देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अरे वाह, तो चलना भाई, बात करते हैं भाभी से। फिर वो दोनों कार देखने के बहाने से कार के शोरूम में चले जाते हैं और बहुत देर तक ये कार वो कार कहते हुए बहुत समय तक नक्षत्रा के आगे पीछे ही घूमने लगे। देखिए सर, मैं कब से देख रही हूँ, आप इधर से उधर बस घूम ही रहे हैं। आपको अगर कोई भी कार अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके सारे डिटेल्स आपको बता दूंगी, क्योंकि बाकी और बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं।
जो कि हमारे लिए वेट कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई मैडम जी, अब इतनी जल्दी थोड़ी ना हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी कार लेनी है। लेकिन सर, माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन असल बात ये है कि पहली नजर में ही आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको पसंद करने लगा, बस यही बात थी। देखिए, आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, मुझे बहुत सारा काम है। देखिए मैडम, लड़कियों के पीछे घूमना, उनके साथ बदतमीजी करना मेरा वो वाला टाइप नहीं है। वो तो बस पता नहीं क्यों आपको देखते ही आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मैं इतनी ही अच्छी लगी तो ये बात जाकर मेरे पेरेंट्स से कहो, ठीक है? वो बात सुनते ही कार्तिक वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर नक्षत्रा को ये लगने लगा कि ऐसे लड़के तो बहुत होते हैं जो कहते हैं कि प्यार तो करते हैं, लेकिन जब बात माता पिता की आती है तो भाग निकलते हैं। शाम को तारा अपना काम पूरा करके घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि कार्तिक के माता पिता उनके घर आए थे उससे शादी की बात करने के लिए। माँ, पापा, क्या आप लोगों ने उन लोगों को बताया कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? अरे तारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? जैसे तुम्हारी दोनों दीदियों की शादी मैंने की थी, तुम्हारी भी ठीक वैसे ही करूंगी। दोबारा तुम ऐसा कुछ भी मत कहना, ठीक है? बेटी तारा, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा और उसका खानदान भी बहुत अच्छा था, परिवार के साथ आया था। अगर बेटी तुम्हें कोई एतराज नहीं तो क्या मैं तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाऊं? जो आपकी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी पापा। दोनों परिवारों के बीच सारी शादी की बात हो चुकी थी। सारे लोग बहुत ही खुश थे। कार्तिक और नक्षत्रा की जोड़ी भी बहुत ही खूबसूरत लगती थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। इधर दुल्हन बहुत ही धूमधाम से तैयार हो रही थी और दूल्हा मंडप में बैठे दुल्हन का इंतजार कर रहा था। फिर दुल्हन अपने शादी के जोड़े में आने लगी, जिसको देखकर सारे लोग बहुत ही खुश हो गए थे कि ये तो कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान से कोई परी उतर कर आ रही हो। नक्षत्रा बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक के माता पिता के पास पहुंच जाती है और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। कार्तिक की माँ दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए अचानक ही नक्षत्रा के हाथ पर एक तिल देख लेती है, जिसको देखते ही बहुत ही परेशान होकर वो वहीं के वहीं बैठ जाती है। ये सब देखकर मंडप में सारे लोग बहुत ही परेशान थे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बेटी नक्षत्रा, अरे कविता, ये तुम क्या कर रही हो और क्या बोले जा रही हो? अरे आप क्या देख रहे हैं? ये हमारी बच्ची है, हमारी नक्षत्रा। जब ये पैदा हुई थी तब इसके हाथ पर एक तारे जैसा निशान था और वो तिल था, जिसको देखकर मैंने इसका नाम नक्षत्रा रखा था। ये हमारी बच्ची है जी, हमारी नक्षत्रा, जो सालों पहले हमसे दूर हो गई थी। हाँ माँ, मुझे याद आ रहा है माँ, उस दिन रेलवे स्टेशन में कोई तो था जो मुझे बहुत ही जबरदस्ती से बहुत ही जोर से खींचने लगा और पता नहीं माँ, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। अचानक ही मेरी सारी जिंदगी बदल गई थी माँ। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई थी माँ, और उस नर्क से निकालने वाले यही लोग हैं माँ, मेरे माता पिता। ये लोग बहुत अच्छे हैं माँ। आपने हमारी बच्ची को अपनी औलाद बनाकर परवरिश की। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ होने से रुक गया, वरना पता नहीं हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता। फौरन ही इस शादी को रोक दो। अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक असल में मेरी औलाद नहीं है, ये मेरे भैया का लड़का है।
मेरे भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। मेरी तो कोई औलाद नहीं थी सिवाय नक्षत्रा के, तो मैंने इसको माँ बनकर इसकी परवरिश की थी। वैसे कहूँ तो ये दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। देखिए ना, इनकी जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। इनकी जोड़ी तो स्वयं भगवान ने बनाई है। तो इस तरह नक्षत्रा और कार्तिक की शादी बहुत ही धूमधाम से बड़ों के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। नक्षत्रा और कार्तिक एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो देखा आपने, नक्षत्रा के माता पिता की एक छोटी सी भूल की वजह से बेचारी नक्षत्रा को किन किन हालात का सामना करना पड़ा। तो हमें भी चाहिए कि हम हर काम बहुत ही होशियारी और समझदारी के साथ करें, ताकि हम ऐसे कठिन हालात का सामना करने से बच सकें।